अब दर्शक हमारे देख सकते हैं कि वो निशान टोली सामने आ रही है। सम्मान उस ध्वज का, जीते हैं तो इसी ध्वज के लिए, मरते हैं तो इसी ध्वज को ऊपर रखने के लिए। और जब ध्वज सामने आता है तो सभी सम्मान सूचक खड़े हो जाते हैं। जो वर्दी में होते हैं वो सैल्यूट करते हैं, जो वर्दी में नहीं होते वो सावधान मुद्रा में ध्वज को पूरा सम्मान देते हैं, क्योंकि यही ध्वज हमारे देश की आन बान और शान है। ये जो ध्वज आपने देख रहे हैं, ये पूरे के पूरे ध्वज जितना बीएसएफ के फ्रंटियर्स हैं, ये सभी फ्रंटियर्स का ध्वज है, अलग अलग ध्वज जिसका परेड में अभी शामिल किया गया है। पूरे के पूरे ध्वज उतने फ्रंटियर को दिखाता है, दर्शाता है। और इस ध्वज को ऊंचा रखने के लिए जो प्रतिज्ञा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, यही प्रतिज्ञा लेते हैं। और ध्वज देश का पर्याय है और यह आदिकाल से चला आता है। जिस तरह से कहा गया, श्री रामचंद्र जी ने भी यही कहा था, लंका विजय के बाद जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, यानी लंका बहुत सुंदर है लेकिन लक्ष्मण मुझे लंका पसंद नहीं, मेरी मां और मेरी मातृभूमि स्वर्ग से भी उत्तम है। और यही जोश हमको इस समय दिखा रहा है, ये जज्बा, ये तस्वीरें। वंदे मातरम का वो नाद, जिस नाद ने स्वतंत्रता संग्राम में लाखों भारतवासियों को प्रेरित किया था, अब प्रार्थना और उम्मीद यही कि यही वंदे मातरम एक बार फिर मिश्रा जी प्रेरित करे विकसित भारत की यात्रा, 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बने, उसी प्रेरणा के साथ। बिल्कुल, वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी चट्टोपाध्याय का लिखा हुआ, जिसका 150वां जयंती आज है। ये जो है मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, और जो हमारा कर्तव्य पथ है, जो जिस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं, जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, जिससे डिफेंस लॉजिस्टिक्स बढ़ता रहता है, ये 2047 तक भारत को बहुत आगे ले जाएगा। और ये तस्वीरें मैं अपने दर्शकों को, अपने साथियों को समझाऊं कि परेड कमांडर ने परेड से पहले परेड इस समापन समारोह को आरंभ करने की अनुमति मांगी, वो अनुमति मिली। पहले परेड कमांडर और अब उप कमांडर परेड के उप कमांडर अभी परेड कमांडर के पास पहुंच रहे हैं और उनसे अनुमति मांगते हैं, परेड शुरू करने का इजाजत चाहते हैं। अब सिंदूर के बाद ये दरवाजा अभी नहीं खुलता है, पहले ये खुलता था, लेकिन अब सिंदूर के बाद ये दरवाजा नहीं खुलता है। और जो स्वीट्स हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होता तो वहां से हमारे पास आता था, हमारे पास से पाक रेंजर को जाता था, वह बंद कर दिया गया है। जी, और ये बिल्कुल सही कदम है। जिस तरह से हम तो उनको गणतंत्र दिवस हो, स्वतंत्रता दिवस हो, उनका कोई त्योहार हो तो उसमें उनको मीठा भी देते हैं, मिठाई भी देते हैं, और वो हर बार हमारी पीठ में खंजर भोंकते हैं। इनको कभी भरोसा नहीं कर सकते हम, और ये खंजर भोंकते ही रहेंगे। और इसलिए हमारे ये योद्धा जो हैं, ये किसी से कम नहीं, हम उनको जवाब देते रहेंगे। जैसे अब सिंदूर में जवाब दिया गया, वैसे ही जवाब दिया जाएगा।
कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक लाखों दर्शक यहां पर आना चाहते हैं, खासतौर पर 15 अगस्त, 26 जनवरी और वीकेंड्स पर लाखों की संख्या में। और कहा यह जा रहा है कि उन्होंने ये निवेदन किया कि इस सेरेमनी को 2 बार किया जाए, क्योंकि एक बार में पूरे दर्शक देख नहीं पाते, लेकिन 2 बार करना तो संभव नहीं है। नहीं, ये 2 बार नहीं हो सकता है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि अकोमोडेशन जो है, बैठने का जो है, इसको डबल हम करने जा रहे हैं, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा कम से कम तो 70,000 लोगों को अंदर बैठा सकते हैं। इसका कोशिश जारी है और बिल्कुल ये किया जाएगा। और इसमें जो है लोग मैक्सिमम जा सकते हैं, कम से कम 1 लाख नहीं तो कम से कम 70-80 हजार लोगों को अकोमोडेशन के लिए बंदोबस्त किया जा रहा है, और ये जरूर होगा। लेकिन व्यापार के लिए भी अभी ये द्वार बंद है भारत पाकिस्तान के बीच, केवल डिप्लोमेट्स की आवाजाही के लिए इसको खोला जाता है। बिल्कुल, अब सिंदूर के बाद ओनली डिप्लोमेट्स जाते हैं, बाकी सब व्यापार बंद, और हमारे दरवाजा नहीं खुलता है अब सिंदूर के बाद। और ये डिपेंड करता है, अगर सिचुएशन सही होगा, इनको तो भरोसा नहीं कर सकते हम, ना पाक आर्मी ना पाक रेंजर्स को भरोसा नहीं कर सकते। फिर भी जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑर्डर होगा तब फिर हम गेट खोल सकते हैं, लेकिन गेट तभी खोला जाता है जब अभी हमारा डिप्लोमेट्स हमारा या उनका आते जाते रहते, तब ये गेट खुलता है, नहीं तो नहीं खुलता है। और एक जमाने में 1947 में जब स्वतंत्रता भारत को मिली और जब विभाजन हुआ, पाकिस्तान बना, तो ये एक लैंड बॉर्डर क्रॉसिंग हुआ करती थी भारत और पाकिस्तान के बीच। और अमृतसर से लाहौर बस आधे घंटे 1 घंटे में लोग यहां से वहां आवाजाही कर सकते थे। लेकिन पाकिस्तान ने जब भारत की पीठ में एक के बाद एक खंजर भोंकना शुरू किया, आप ये सोचिए 1947 अगस्त में स्वतंत्रता मिली और अक्टूबर में पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में इन्वेजन कर दिया था कबाइलियों के जरिए, और उसके बाद लगातार पीठ में खंजर भोंकता रहा है 1947 से लेकर पहलगाम तक। बिल्कुल, ये कभी बंद नहीं होगा। इवन अभी भी कोशिश जारी है इनका, जितना अब सिंदूर के बाद जितना इनका ट्रेनिंग सेंटर, जिहादी ट्रेनिंग सेंटर था, उसको डेमोलिश कर दिया गया था। फिर उन्होंने उसको फील्ड मार्शल मुनीर शुरू करा रहे हैं और उनको ट्रेनिंग देना शुरू कर रहा है विद जैश मोहम्मद चिप। मतलब एक तरह ये है कि पाकिस्तान कभी सुधर नहीं सकता, ये अब हमको समझ जाना चाहिए। बिल्कुल, ये चाणक्य नीति जो है, सर्प क्रूरा खड़ा क्रूरा, सर्पात क्रूरतर खड़ा, मंत्र सौधे बसो सर्प खड़म के न निवार्यते। ये खड़ है पाकिस्तान, ये सांप से भी ज्यादा विष उनके पास है, इनको हम भरोसा नहीं कर सकते। क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान उस गज़वाए हिंद की बात करके भारत का लहू बार बार बहाने का प्रयास करता है, हालांकि उससे ज्यादा खून पाकिस्तान का बहता है। हर बार पाकिस्तान मुंह की खाता है। 1947, 1965, 1971 जब पाकिस्तान दो फाड़ हो गया था, उसके बाद आप कारगिल देख लीजिए, ऑपरेशन मेघदूत सियाचिन देख लीजिए, ऑपरेशन विजय देख लीजिए, या आतंक के विरुद्ध भी भारत ने लगातार पाकिस्तान को परास्त किया, लेकिन फिर भी पाकिस्तान बाज नहीं आता। और संभवतः अब ये भारत की भावी पीढ़ियों को समझ जाना चाहिए कि पाकिस्तान सुधरता नहीं है। यहाँ अटारी में मोमबत्ती जलाने से पाकिस्तान सुधरेगा नहीं मिश्रा जी। बिल्कुल नहीं होगा। आप देख ले, आप खुद ही बताता हूं, 1947 से आज तक, ऑपरेशन सिंदूर तक, इवन आज तक भी कोशिश जारी है कि वो हमारा जो है यहाँ पर वायलेंस सृष्टि करेंगे, और इसके लिए जिहादी ट्रेनिंग उनका जारी है और जारी करते ही रहेंगे। एक ही चीज है उनका कि भारत के खिलाफ ये चीज रचने का, लेकिन उसमें वो असफल होते ही रहेंगे। जितना करेंगे उसमें असफल होते रहेंगे। और आप आर्थिक तौर पर देखिए, और मैं एक बार फिर राजीव को अपने साथ जोड़ना चाहूंगा। राजीव, आप आर्थिक तौर पर भी देखिए भारत ने कितनी प्रगति कर ली। आप बॉर्डर के ही इस पार और उस पार देखिए, यहां पर धन धान्य से पूर्ण लोग 50,000 की संख्या में बैठे हैं। वहां गरीब ऐसे कि जो 2 वक्त की रोटी नहीं खा पा रहे हैं, और फिर भी उनमें भारत के खिलाफ जहर घोला जा रहा है। राजीव, जमीन आसमान का अंतर है, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब जिसकी जो परंपरा है वो उसका पालन कर, उसी में आगे बढ़ रहा है। हम लोग धन धान्य, हम समृद्ध हो रहे हैं, प्रॉस्पेरस हो रहे हैं। हमारे यहाँ सेमीकंडक्टर की चिप बन रही है, शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर है, हर क्षेत्र में आगे है, 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए हैं। और वो लोग क्या है, वो कभी IMF से मांगते हैं, कभी वर्ल्ड बैंक से मांगते हैं, कभी इससे मांगते हैं, कभी उससे मांगते हैं। तो उन्होंने अपने यहाँ पर आतंकियों को चुना, उनको पनाह देना ज़्यादा बेहतर समझा। हमने यहाँ पर डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, इनको बनाना ज़्यादा पसंद किया। और आज जो डिफरेंस है वो मैसिव है।
आज हम किस रेस में हैं और वो किस रेस में है, आज हम कहाँ हैं और वो कहाँ है, वो पूरा विश्व जानता है, वो किसी से छुपा नहीं है। और उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह उनकी नीयत थी। उनकी नीयत कभी ठीक ही नहीं थी। न 47 से पहले उनके नेताओं की नीयत ठीक थी और 47 के बाद तो और ज्यादा उसमें और ज्यादा खराब होती ही चली गई। अच्छा, उनको इन लगा था तस्वीरों में वो भारत को नीचा कर देंगे, भारत से बेहतर हो जाएंगे, लेकिन कुछ नहीं। जी जी, इन तस्वीरों में लोगों का उत्साह देखते ही बनता है और इस उत्साह की एक और वजह है भारत का ऑपरेशन सिंदूर। वो ऑपरेशन सिंदूर जिसमें पाकिस्तान में आतंक के 9 ठिकाने ध्वस्त कर दिए गए। इतिहास में पहली बार मुरीद के और बहावलपुर को ध्वस्त किया गया, ऐसा कभी नहीं किया गया था पहले। और उसके बाद 11 उनके एयरबेसेस ध्वस्त कर दिए गए। मिश्रा जी, बिल्कुल, ये ऑपरेशन सिंदूर जो था वह पहलगाम के बाद जब हुआ, ये पहला जो हमारा पुलवामा के बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, उससे कभी भी उससे 100 गुना वहां पर अटैक हुआ था। और इससे इवन चाइना का MQ-9 जो एयर डिफेंस सिस्टम उनका था वो भी ध्वंस कर दिया गया था और उनका पूरे के पूरे एयर बेस जितना था सबको ध्वंस कर दिया गया था। उसमें उनको सीख तब भी नहीं मिला है। ये फिर भी कोशिश कर रहे हैं उगाने के लिए और फिर भी कोशिश कर रहे हैं जिहादी बटालियन बनाने के लिए, जिसमें जैश मोहम्मद का चीफ जो है वो अभी भी कोशिश कर रहा है वहां पर। हालांकि उसके परिवार के कई लोग उसमें मारे गए थे। जो मरकज़े तैयबा, लश्कर तैयबा का हेडक्वार्टर्स मुरीदके में और बहावलपुर में जिस तरह से जैश मोहम्मद का वो मरकज़े सुभान अल्लाह उसको ध्वस्त किया गया था। और ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। वो बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी इस समय अटारी सीमा पर, वो जोश, वो जज्बा, वो जुनून, राजीव, पूरे देश को रोमांचित कर देती हैं ये तस्वीरें। और हर किसी के मुंह में बस एक शब्द आता है, जय हिंद, वंदे मातरम। बिल्कुल, अब जो है आप देखिए, वीर रस की जो कविता होती है वो आपके अंदर बिल्कुल आपके रक्त का प्रवाह बढ़ा देती है। आप भले ही युद्ध ना लड़ते हो, आपके हाथ में तलवार ना हो, लेकिन इस समय यहाँ पर ऐसा महसूस होता है कि आप भी योद्धा हैं, आप जंग के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। वो बिल्कुल आपके पूरे तन बदन में वो जो ऊर्जा है वो व्याप्त हो जाती है। आप शारीरिक रूप से कमजोर भले हो, लेकिन मानसिक रूप से आप इतने मजबूत हो जाते हैं कि वो जो हमारा जवान इस समय बीटिंग रिट्रीट में कर रहा है, आपको महसूस होता है कि बिल्कुल आप भी वैसे ही हैं। तो वो आप में और उनमें बहुत अंतर नहीं रह जाता, आप मानसिक रूप से वही बन जाते हैं। और इसीलिए आप कह रहे थे जो संख्या है वो बढ़ती चली जा रही है। यह बिल्कुल अलग अनुभव है और भारत के किसी और बॉर्डर पर ऐसा नहीं होता है। हमारा जो साझा इतिहास है, जो टेंशन्स हैं, वो इस ऊर्जा को कई गुना बढ़ा देती है। गौरव, किसी और बॉर्डर के साथ हमारा बांग्लादेश के साथ है, भूटान के साथ है, म्यांमार, कहीं कुछ ऐसा नहीं होता। लेकिन जब हम भारत पाकिस्तान की बात आती है तो ये गुस्सा स्वाभाविक है, वो रक्त में प्रवाहित होने लगता है। उनके एक एक मूव्स यहाँ पर मौजूद एक एक शख्स को उत्साहित कर रही है, उनको ऊर्जा से भर रही है। ये बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी अब अपने अंतिम पड़ाव की तरफ, और भारत माता की जय घोष के साथ सीना चौड़ा करते हुए दुश्मन मुल्क की तरफ आंखें बड़ी करके वो क्रोध दिखाया जा रहा है। वो क्रोध जो उनकी आंखों से दिख रहा है वो सिर्फ उनका नहीं, सिर्फ भारतीय सेना का नहीं, वो भारत में रह रहे एक एक व्यक्ति का है। क्योंकि पाकिस्तान वो नापाक मुल्क जिसने जब से बना है, एकमात्र उसका लक्ष्य, एकमात्र उसका उद्देश्य भारत के खिलाफ साजिशें रचना, भारत के विनाश की सोचना। लेकिन हुआ क्या? बिल्कुल उसके उलट। भारत सुख समृद्धि से आगे बढ़ता चला जा रहा है। आज IT सेक्टर हमारे पास, मैन्युफैक्चरिंग हब हमारे पास, हर क्षेत्र में उन्नति कर रहे हैं। लेकिन इस बीच में आप अटारी बॉर्डर से लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। इन तस्वीरों का गवाह बनिए।